सुप्रभात बच्चों। बच्चों आज हम भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई कविता घर की याद पढ़ेंगे। पहले हम कवि परिचय पढ़ लेते हैं। कुछ लिख के सो, कुछ पढ़ के सो, तू जिस जगह जागा सवेरे उस जगह से बढ़ के सो। भवानी प्रसाद मिश्र रचनावली से। भवानी प्रसाद मिश्र जन्म सन 1913, टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश। प्रमुख रचनाएं सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख, अनाम तुम आते हो, इदम न मम आदि। प्रमुख सम्मान साहित्य अकादमी सम्मान, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री से अलंकृत। मृत्यु सन 1985। भवानी प्रसाद मिश्र एक बहुत ही सहज व्यक्तित्व थे और इनका जो लेखन था वो भी बहुत ही सहज था। भवानी प्रसाद मिश्र ने आज़ादी के आंदोलन में भाग लिया था। उस समय आज़ादी के आंदोलन में भाग लेते हुए गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए इन्हें जेल में रहना पड़ा था। जेल प्रवास के दौरान कवि ने ये रचना लिखी घर की याद, जो हमारे पाठ्यक्रम में सम्मिलित है, जो हम आज पढ़ेंगे। उसका परिचय भी पढ़ लेते हैं। घर की याद कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को जेल प्रवास के दौरान घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। यानी भवानी प्रसाद मिश्र अपने परिवार में सबसे छोटे थे। इनके परिवार में इनके माता पिता, इनके भाई बहन थे। भवानी प्रसाद मिश्र जब जेल में थे उस दौरान जब सावन का महीना आता है तब भवानी प्रसाद मिश्र बारिश को देख करके याद करते हैं कि सावन के महीने में उनकी जो विवाहित बहनें हैं वो अपने मायके में रहने आई होंगी। तब उनको ये अपने घर के प्रत्येक व्यक्ति की याद आती है। वो सोचते हैं कि सारे भाई बहन अब इकट्ठे होंगे, खूब हंसते खेलते होंगे, माता पिता भी बैठते होंगे उनके साथ और वो सब मिलकर मुझे याद करते होंगे। और उन्हीं की याद में कवि बहुत उदास रहते हैं, व्यथित रहते हैं। हालांकि अपने जेल प्रवास के लिए वो दुखी नहीं है। वो अपने पिता के बताए रास्ते पर और गांधी जी के आदर्शों पर चल रहे हैं, इस बात की उन्हें खुशी है। पर कहीं ना कहीं अपने परिवार को, अपने परिवार के प्रत्येक व्यक्ति को वो बहुत याद करते हैं और इसी याद में उन्होंने ये कविता लिखी है। देखिए, घर की याद। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहे हैं आज पानी गिर रहा है, आज बारिश हो रही है, बहुत बारिश हो रही है, रात भर से बारिश होती चली जा रही है, प्राण मन घिरता रहा है। मेरा मन, मेरे प्राण यादों से घिर गए हैं, मुझे अपने घर के लोगों की याद आ रही है। बहुत पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो कह रहे हैं पानी सचमुच में बहुत ज़्यादा गिर रहा है और मेरी आँखों में भी पानी है, मतलब आंसू है मेरे घर के लोगों की याद में। और ऐसा लगता है कि मेरे आँखों के पानी में मेरा जो घर है वो तैर रहा है, यानी मेरी आँखों के आगे मेरे घर का दृश्य साकार हो रहा है। घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो। वो घर जो आज मुझसे दूर है, वो घर जो खुशियों का पूर है, पूर यानी भंडार, जो खुशियों का खजाना है। घर की घर में चार भाई, मायके में बहन आई, बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि अपने घर के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे घर में मेरे चार भाई हैं, मेरी चार बहनें हैं और बहनें अब मायके में आई होंगी क्योंकि सावन के महीने में बहनें मायके में आती हैं और मायके में रहती हैं। तो वो कहती हैं, तो वो कह रही हैं कि बहनें तो अपने पिता के घर आई होंगी हंसी खुशी से दिन व्यतीत करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आकर उनको अपने पिता का घर परिताप का घर लगा होगा। परिताप यानी दुखों का घर लगा होगा। अब क्यों लगा होगा दुखों का घर? क्योंकि उनका सबसे छोटा भाई यानी भवानी प्रसाद मिश्र स्वयं जेल में है और जब बहनों को मायके आकर पता चला होगा कि उनका भाई जेल में है तो उनके लिए ये घर दुखों का डेरा बन गया होगा।
घर के घर में सब जुड़े हैं, सबकी इतना कब जुड़े हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। वो कह रहे हैं कि मेरे घर में सब आपस में एक दूसरे के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, इतना जुड़ापन, इतनी भावनात्मक रूप से एक दूसरे के साथ लगाव कहीं भी देखने को नहीं मिलता जितना हम भाई बहनों में हैं। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे घर में मेरे चार भाई हैं, मेरी चार बहनें हैं, और भाई जो है वो भुजाओं की तरह है, सशक्त, बलशाली, रक्षा करने वाले हाथ की तरह हैं, और बहनें उस पर बंधे हुए रक्षाबंधन के धागे की तरह हैं। और माँ बिन पड़ी मेरी, दुख में वह गड़ी मेरी। माँ की जिसकी गोद में सिर रख लिया तो दुख नहीं फिर। यहाँ पर कवि कह रहे हैं, अपने माँ के बारे में बताते हुए कहते हैं कि माँ मेरी अनपढ़ है, और ऐसा लगता है कि दुखों ने ही उसका निर्माण किया है। यानी मेरी माँ ने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। माँ का व्यक्तित्व भी ऐसा होता है कि जिसकी गोद में एक बार अगर बच्चा सिर रख ले तो बच्चा अपने सारे दुख, दर्द और तकलीफ़ें भूल जाता है। माँ की जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी पसारा, उसे लिखना नहीं आता जो कि उसका पत्र पाता। माँ जिसकी स्नेह धारा का यहाँ तक भी प्रसार है, यानी जिसके प्यार को मैं जेल के अंदर भी महसूस कर सकता हूँ। माँ को लिखना नहीं आता, मेरी माँ अनपढ़ है, अगर उससे लिखना आता तो वो अवश्य ही मुझे पत्र भेजती। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, जो अभी भी दौड़ जाएं, जो अभी भी खिलखिलाएं। अब यहाँ पर कवि अपने पिता के व्यक्तित्व के बारे में बताते हुए कह रहे हैं कि मेरे पिता ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जिनको देखकर एक पल के लिए भी नहीं लगता कि वो बूढ़े हो गए हैं। आज भी वो दौड़ने की क्षमता रखते हैं, आज भी वो नवयुवकों की तरह खिलखिलाकर हंस पड़ते हैं। कहने का अभिप्राय ये कि वो एक जिंदा दिल इंसान है। मौत के आगे न हिचके, शेर के आगे न बिचके। बोल में बादल गरजता, काम में जंझार लरजता। पिता मेरे ऐसे हैं जो जिनके सामने अगर मौत भी आ जाए तो वो हिचकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अगर उनके सामने शेर भी आ जाए तो वो बच के नहीं भागेंगे। शेर का मतलब बड़ी से बड़ी मुसीबत ही क्यों ना आ जाए, वो डटकर उसका मुकाबला करने वालों में से हैं। जब वो बोलते हैं तो लगता है कोई बादल गरज रहे हों, यानी उनकी आवाज़ इतनी गंभीर है। काम में झंझा लरजता, झंझा का मतलब होता है बिजली, और लरजना यानी चमकना। और उनके कामों में बिजली की सी स्फूर्ति है, यानी वो काम इतनी तेज़ी से करते हैं मानो कोई बिजली चमक रही हो। आज गीता पाठ करके, दंड 260 करके, खूब मुकद्दर हिला लेकर, मूठ उनकी मिला लेकर। कवि कह रहे हैं कि रोज़ की तरह आज भी वो छत पर गए होंगे, उन्होंने गीता पाठ किया होगा, और अपने हाथों में मुकद्दर ले करके, मुकद्दर जिसको पहलवान कसरत करते समय इस्तेमाल करते हैं, उस मुकद्दर को अपने हाथ में लेकर उन्होंने खूब हिलाया होगा, और उन्होंने आज भी रोज़ की तरह 260 दंड बैठक यानी उठा बैठक की होगी। यानी पिता जो हैं वो अभी भी इस उम्र में भी कसरत करते हैं, खूब अच्छा व्यायाम करते हैं, अच्छा भोजन लेते हैं, और उसके साथ साथ आध्यात्मिक क्षेत्र में भी उनकी रुचि है। जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे, हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जब मेरे पिता ये सारे नित्य कर्म करके जब छत से नीचे आए होंगे तो उनकी आंखें आंसुओं से भर गई होंगी। हाय पानी गिर रहा है, वो कहते हैं कि बहुत बारिश हो रही है, पानी गिरता जा रहा है, और मेरी आंखों में से भी पानी गिर रहा है, और मेरा घर मेरी नज़रों में तैर रहा है। चार भाई चार बहनें, भुजा भाई प्यार बहनें। मेरे चार भाई हैं, चार मेरी बहनें हैं। भाई भुजाओं की तरह हैं और बहनें उस पर बंधे हुए रक्षाबंधन के धागे की तरह हैं। खेलते या खड़े होंगे, नज़र उनको पड़े होंगे। जब पिताजी छत से नीचे आए होंगे तो उनको मेरे चारों भाई बहन यानी परिवार के सारे सदस्य आपस में खेलते या खड़े होते हुए, बातचीत करते हुए उनको दिखे होंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा, रो पड़े होंगे बराबर पांचवें का नाम लेकर। जब पिता ने उन सबको देखा होगा, उन सबको एक साथ इकट्ठे हंसते, खिलखिलाते, बातें करते, तो वो पांचवें बेटे यानी मेरा नाम लेकर वो रोने लगे होंगे। मेरे पिता ऐसे हैं जो एक पल के लिए भी बूढ़े दिखाई नहीं देते हैं। पांचवा मैं हूँ अभागा, जिसे सोने पर सुहागा, पिताजी कहते रहे हैं, प्यार में बहते रहे हैं।
अब यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो उनका पांचवा बेटा जिसका नाम लेकर वो रोने लगे होंगे, उनका वो अभागा बेटा मैं ही हूँ। अब यहाँ पर वो कवि अपने आप को अभागा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो अपने परिवार के साथ नहीं हैं। वो कहते हैं कि मेरे पिता हमेशा ही मुझे सोने पर सुहागा कहते थे। सोने पर सुहागा यानी ये एक मुहावरा है, यानी सर्वाधिक अच्छा होना, सबसे श्रेष्ठ होना। यानी मेरे जो बाकी भाई बहन हैं वो भी सोने की तरह खरे हैं, शुद्ध हैं, लेकिन मैं उन पर सुहागे की तरह हूँ। मैं उन पिताजी मुझे उनमें सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे ज़्यादा काबिल मानते हैं। पिता हमेशा ही मुझे सबसे लायक मानते रहे हैं और मेरे प्यार में बहते रहे हैं। यानी छोटी संतान होने के कारण और सबसे काबिल होने के कारण पिता सबसे ज़्यादा मुझे स्नेह करते हैं। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे, क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। पिता के वो जो सोने की तरह खरे बेटे हैं, आज वो उनको हेठे लगे होंगे, कमतर प्रतीत हुए होंगे, क्योंकि मैं जो सोने पर सुहागा हूँ, मैं जो सबसे लायक उनकी संतान हूँ, मैं तो यहाँ पर बंधा बैठा हूँ। और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा, आँख में किस लिए पानी वहाँ अच्छा है भवानी। जब माँ ने देखा होगा कि पिता की आँखों से आंसू बहने लगे हैं, तो माँ ने उन्हें धीरज बंधाते हुए कहा होगा कि आपकी आँखों में किस लिए पानी आ गया है, वहाँ पर भवानी अच्छा होगा। और माँ ने जब ये बात कही होगी तो माँ ने भी अपने दिल के दुख को बहुत सहन करके उसके बाद फिर बोला होगा, वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। माँ ने समझाया होगा कि वो तुम्हारे मन की बात को समझकर, क्योंकि तुम ही चाहते थे कि तुम्हारा बच्चा आज़ादी के आंदोलन में भाग ले, वो तुम्हारे मन की बात को समझकर और इस देश के प्रति अपनेपन के भाव को समझकर ही आज़ादी के आंदोलन के अंतर्गत जेल में गया है, जो ठीक है बिल्कुल। यह तुम्हारी लीक ही है, ये तुम्हारा ही दिखाया हुआ लीक यानी रास्ता है। पाँव जो पीछे हटाता कोक को मेरी लजाता, इस तरह हो न कच्चे रो पड़ेंगे और बच्चे। अगर वो जेल जाने से अपने पाँव पीछे हटा लेता, अगर वो डर जाता, अगर वो आंदोलन में भाग लेकर एक कायर की तरह घर में आकर दुबक जाता, तो फिर मेरी कोक कितना लज्जित हो जाती, मुझे उसको अपना बेटा कहने में शर्म महसूस होती। तो इस तरह से तुम अब कच्चे मत हो, यानी अपने मन को कमज़ोर मत बनाओ। रो पड़ेंगे और बच्चे, तुम्हें ऐसे करता हुआ देखकर बाकी बच्चे भी रोने लगेंगे। पिताजी ने कहा होगा हाय कितना सहा होगा, कहाँ मैं रोता कहाँ हूँ, धीर मैं खोता कहाँ हूँ। और पिता ने माँ की ये बातें सुनकर कहा होगा कि मैं कहाँ रो रहा हूँ, मैं अपना धैर्य कहाँ खो रहा हूँ। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसे, पाँच को वे न तरसे। हे सजीले सावन, अब वो कवि जो है सावन को संदेश देते हुए कह रहे हैं, वो कहते हैं कि हे सावन के महीने, हे मेरे पुण्य पावन, मेरे पुण्य कर्मों के पावन नतीजे, तुम आए हो यहाँ पर, तुम्हें जितना भी बरसना हो बरस लो, लेकिन देखना मेरे माँ और पिता की आंखों से एक आंसू भी ना बरसे। पाँचवें को वे न तरसे, और कभी भी वो मेरे लिए उनका मन ना तड़पे। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ बस यही है, किंतु ये बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब कवि आगे कह रहे हैं कि मैं मज़े में हूँ सही है, मैं तो यहाँ पर बहुत मज़े में हूँ, बहुत आराम से हूँ, घर नहीं हूँ बस यही है, बस इतना सा दुख है कि मैं घर पे नहीं हूँ, किंतु यह बस बड़ा बस है। लेकिन इसके साथ ही कवि फिर ये भी बता देते हैं कि मेरे लिए घर पे ना होना, बस सिर्फ घर पे ना होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसी बस से सब विरस है। और सिर्फ घर पे ना होने के कारण ही ऐसा लगता है मेरा पूरा जीवन ही वीरस यानी रसहीन हो गया है, नीरस हो गया है। किंतु उनसे यह न कहना उन्हें देते धीर रहना, उन्हें कहना लिख रहा हूँ, उन्हें कहना पढ़ रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे उनको ये असली बात मत बताना कि मैं आज घर पे नहीं हूँ, इसके कारण मेरा सारा जीवन रसीन हो गया है, ये बात उन्हें मत कहना। उन्हें तो बस तुम धैर्य देते रहना, उन्हें तो जाकर ये संदेश देना कि मैं यहाँ जेल में खूब लिखता हूँ, खूब पढ़ता हूँ, काम करता हूँ कि कहना, नाम करता हूँ कि कहना, चाहते हैं लोग कहना, मत करो कुछ शोक कहना। उन्हें तो जाकर ये बताना
कि मैं यहाँ पर खूब काम करता हूँ, जो भी यहाँ स्वतंत्रता सेनानियों से काम करवाए जाते हैं, मैं वो सब काम मनोयोग से करता हूँ। मैं उनका नाम रोशन कर रहा हूँ, उन्हें बताना कि यहाँ जेल में जितने भी क्रांतिकारी व्यक्ति हैं वो सब मुझे चाहते हैं, सब मुझे पसंद करते हैं और मेरे लिए वो किसी तरह का कोई शोक, कोई दुख अपने मन में ना रखें। और कहना मस्त हूँ मैं, कातने में व्यस्त हूँ मैं, वजन 70 सेर मेरा और भोजन ढेर मेरा। और उन्हें ये बताना कि मैं तो खूब यहाँ पर मस्त हूँ, खूब खुशी से रहता हूँ, कातने में व्यस्त हूँ। गांधी जी के आदर्शों पर चलकर मैं चरखा कातता हूँ अपने जितना भी मुझे यहाँ समय मिलता है। अब तो मेरा वजन भी 70 सेर हो गया है और मैं खूब अच्छे से भोजन करता हूँ, कूदता हूँ, खेलता हूँ, दुख डट कर ठेलता हूँ। और कहना मस्त हूँ मैं, यूँ न कहना अस्त हूँ मैं। उन्हें बताना कि मैं यहाँ पर शाम को खूब खेल कूद करता हूँ, दुखों का डट कर मुकाबला करता हूँ। और कहना कि मैं बहुत खुशी से हूँ, ये बिल्कुल मत बताना कि मैं अस्त यानी उदास हूँ। हाय रे ऐसा न कहना है कि जो वैसा न कहना, कहना देना जागता हूँ, आदमी से भागता हूँ। अब वो कह रहे हैं कि ऐसा वैसा कुछ भी मत कहना, जो सच्चाई है वो उन्हें बिल्कुल मत बताना। और सच्चाई क्या है वो कवि अब आगे बताते हैं। वो कहते हैं उन्हें ये मत बताना कि मैं तो रात रात भर जागता रहता हूँ, आदमी से भागता हूँ और मैं किसी से भी बात करना भी पसंद नहीं करता, मुझे तो अलग रहना ही अच्छा लगता है। कह न देना मौन हूँ मैं, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं, देखना कुछ बक न देना, उन्हें कोई शक न देना। अब वो कहते हैं उनको ये मत बताना कि मैं बिल्कुल मौन रहता हूँ, किसी से कोई बातचीत नहीं करता, कोई संवाद नहीं करता, खुद न समझूँ कौन हूँ मैं तो खुद समझने का प्रयास कर रहा हूँ कि मैं कौन हूँ और मेरे जीवन का क्या उद्देश्य है। देखना कुछ बक ना देना, देखो कुछ ऐसा वैसा मत बोल देना जिससे मेरे माता पिता को मेरी स्थिति पर शक हो जाए, उन्हें कोई शक न देना, ऐसी कोई बात मत कहना कि उन्हें शक हो और वो उदास हो जाएं। हे सजीले हरे सावन, हे कि मेरे पुण्य पावन, तुम बरस लो वे न बरसें, पाँचवें को वे न तरसें। हे सजीले सावन, हे सुंदर सावन के महीने, तुमको जितना भी बरसना है तुम बरस लो, पर मेरे माता पिता की आंखों में से पांचवें बच्चे का नाम लेकर एक भी आंसू ना बरसे, वो मुझे याद करके बिल्कुल भी ना तड़पें। तो इस तरह से ये कविता ख़त्म हो जाती है। अब देखिए इसके प्रश्नोत्तर। पानी के रात भर गिरने और प्राण मन के घिरने में परस्पर क्या संबंध है। अब यहाँ पर कवि ने ये हमें स्पष्ट कर दिया है कि सावन का महीना आ गया है। सावन के महीने में हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार जो विवाहित लड़कियाँ होती हैं वो अपने माता पिता के यहाँ रहने के लिए आ जाती हैं। कवि याद करते हैं, वो सोचते हैं कि सावन का महीना आ गया, मेरी चारों बहनें घर में आ गई होंगी, बारिश का महीना है, रात भर से बारिश हो रही है। वो अपने परिवार के एक एक व्यक्ति को याद कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि सारा परिवार इकट्ठा होगा, खूब आनंद और उल्लास का समय होगा। लेकिन जैसे ही मेरी बहनों को पता चला होगा कि मैं जेल में हूँ तो वो कितना दुखी हो गई होंगी। तो इसलिए कवि का मन इस महीने में, इस बारिश के मौसम में भावुक होकर अपने परिवार की यादों से घिर जाता है। दूसरा प्रश्न, मायके आई बहन के लिए कवि ने घर को परिताप का घर क्यों कहा है। क्योंकि मायके में जब बहनें आई होंगी तो वो बहुत प्रसन्न भाव से आई होंगी। हर बेटी को इंतज़ार रहता है कि कब उसका मायके जाने का समय आएगा, कब वो पहले की तरह अपने माता पिता और भाई बहनों के साथ रहेगी और अपने जीवन को अपने ढंग से, अपने तरीके से जी पाएगी, अपने भाई बहनों के साथ हंसेगी और खुलकर वैसा ही जीवन व्यतीत करेगी। लेकिन जैसे ही वो मायके में आई होंगी और उनको पता चला होगा कि उनका सबसे छोटा भाई किसी कारण से जेल में चला गया, हालांकि ये एक गर्व की बात थी, लेकिन उसके बावजूद भी भाई का घर पे ना होना बहनों के लिए दुख का कारण हो जाएगा, इसलिए उसको परिताप का घर यानी दुखों का घर कहा गया है। तीसरा प्रश्न, पिता के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं को उकेरा गया है। पिता जो हैं वो कवि कहते हैं कि एक क्षण के लिए भी बूढ़े दिखाई नहीं देते हैं, वो खूब जिंदा दिल हैं, खिलखिलाकर हंसते हैं, उनके काम करने में स्फूर्ति है, वो बहुत ही निडर प्रकार का उनका व्यक्तित्व है, किसी से डरते नहीं हैं, उनके सामने अगर मौत भी आ जाए तो भी वो ना डरे, बहुत दृढ़ निश्चयी हैं, हर प्रकार की मुसीबत का डटकर मुकाबला करते हैं। वो आध्यात्मिक भी हैं, रोज़ गीता पाठ करते हैं, वो इस समय पर भी, इस उम्र के इस दौर में भी अच्छा भोजन करते हैं और खूब
जमकर कसरत करते हैं। इसके साथ साथ उनके मन में देश प्रेम की भी भावना है, तो तभी उन्होंने अपने बच्चों में इस तरह के संस्कार डाले कि वो अपने देश की आज़ादी के लिए जेल जाने से भी ना डरें। निम्नलिखित पंक्तियों में बस शब्द के प्रयोग की विशेषता बताइए। मैं मज़े में हूँ सही है, घर नहीं हूँ, बस यही है, किंतु यह बस बड़ा बस है, इसी बस से सब विरस है। अब यहाँ पर जो पहला बस है वो केवल के अर्थ में इसका प्रयोग हुआ है कि मैं यहाँ पर मज़े में हूँ, ये बात सही है, केवल घर पे नहीं हूँ, बस इतनी सी बात है। किंतु यह बस बड़ा बस है, लेकिन ये जो बस है, ये जो केवल घर पे ना होना, ये मेरे लिए, अब जो तीसरा बस आया बहुत बड़ी बात के संदर्भ में आया है। सिर्फ ये घर पे ना होना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, इसी बस से सब विरस है, और सिर्फ घर पे ना होने के कारण ही मेरा सारा जीवन ही नीरस हो गया है। कविता की अंतिम 12 पंक्तियों को पढ़कर कल्पना कीजिए कि कवि अपनी किस स्थिति व मनोस्थिति को अपने परिजनों से छिपाना चाहता है। तो पहले कवि सावन के महीने को संदेश देता हुआ कह रहा है कि माता पिता को बताना कि मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, खूब खाता हूँ, लोगों से मिलता जुलता हूँ, बातचीत करता हूँ, चरखा काटता हूँ, पढ़ता हूँ। लेकिन जो अंतिम 12 पंक्तियाँ हैं उसमें कवि ने अपनी वास्तविकताएं बताई हैं। कवि ने कहा है कि उनको ये मत बता देना कि मैं यहाँ पर बिल्कुल मौन रहता हूँ, किसी से बातचीत नहीं करता हूँ, मैं लोगों से मिलने से डरता हूँ, मैं तो खुद सोच रहा हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरी क्या पहचान है, मेरा क्या उद्देश्य है, और मैं हर वक्त घर के लोगों को याद करता रहता हूँ। ये उनकी असली मनस्थिति है कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं, अपने घर के लोगों से मिलना चाहते हैं। तो यही चीज़ें वो अपने परिवार वालों से छुपाना भी चाहते हैं। तो ये हमारे प्रश्नोत्तर हो गए हैं। वर्कशीट आपकी डाल दी गई है और आप ये प्रश्नोत्तर कर लें। धन्यवाद।